हेलो फ्रेंड्स। आज से हम NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन इसकी वीडियो सीरीज शुरू करेंगे। इस एग्जाम का पर्पस क्या है? एनहांस द क्वालिटी ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटेड सपोर्ट सर्विसेज इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज। बेसिकली जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उनकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज को बढ़ाना। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि दूसरे लोगों को म्यूचुअल फंड्स बेचने हैं, तो उसके लिए आपको ये एग्जाम क्लियर करना मैंडेटरी है। इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड एग्जाम है। टोटल आपके एग्जाम में 100 MCQ के क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। पास करने के लिए आपको केवल 50 मार्क्स की जरूरत होती है। 50 एंड अबव जो भी मार्क्स आ जाए आप पास कंसिडर होगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि अगर हमें कोई क्वेश्चन ना भी आता हो तो भी हमें सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और टाइम कितना होता है? 2 आवर्स, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है। नॉर्मली आपका एग्जाम 1.5 आवर में ही कंप्लीट हो जाएगा, पर आपको अलॉटेड टाइम कितना होता है? 2 आवर्स। इस एग्जाम का सिलेबस क्या है? टोटल इसमें 12 चैप्टर्स होते हैं या फिर 12 यूनिट्स होती है, और हर एक यूनिट की अपनी वेटेज होती है, जो कि पहले से ही आपको स्पेसिफाई की होती है। जब आप इस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करते हो तो आपको एक PDF शेयर की जाती है, जो कि इस एग्जाम का सिलेबस होता है। और उसी PDF में आपको हर एक चैप्टर की वेटेज भी दी होती है। जैसे पहले चैप्टर में से आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड में से 6, थर्ड में से 4 एंड सो ऑन। तो वन बाय वन हम हर एक चैप्टर के कंसेप्ट को समझेंगे, और फिर उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं हम उनके MCQ देखेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप इसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में 8% वेटेज है, यानी कि 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में आएंगे। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, जिसमें हम जानेंगे कि इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। मान लो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है। हो सकता है आपने उसे कैश की फॉर्म में रख रखा हो सकता है आपने उसे बैंक में जमा कर रखा हो। कैश में रखोगे तो वो उतना का उतना ही रहेगा। जैसे आपका 10,000 है मान लो, तो उतना का उतना ही रहेगा। बैंक में जमा करोगे तो आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ परसेंटेज बैंक आपको रिटर्न देगा। उसके अलावा आपने सुना होगा कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, या फिर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको भी इच्छा होगी कि मैं अपनी मनी को बैंक से निकाल कर किसी और जगह पर इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे ज्यादा रिटर्न मिले। तो जब आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करने जाओगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं अपनी मनी को इन्वेस्ट करूं कहां पर? मैं स्टॉक्स में करूं, रियल एस्टेट में करूं, कौन सा बेटर है? या फिर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड की भी मल्टीपल स्कीम्स रन होती है, मैं कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं? तो इन्वेस्टर क्या है? कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास मनी पड़ी है और वो उसे इन्वेस्ट करना चाहता है। क्यों? ताकि उसे बेटर रिटर्न्स मिल सके। एनी पर्सन और एंटिटी हु इन्वेस्ट हिज मनी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग फाइनेंशियल रिटर्न्स। पर उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि मैं कहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं, क्या मेरे लिए बेटर रहेगा। इन क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर कैसे किया जाए? का सही आंसर पता करने से पहले आपको समझना होगा कि फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं। जैसे मान लो आप अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो, आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा को जमा करना है। या फिर हो सकता है कि आपके चिल्ड्रन हो और आपको उनकी एजुकेशन के लिए कुछ पैसा जमा करना है। या फिर आपकी मैरिज पास आ रही है तो आपको उसके लिए मनी चाहिए होगी। या फिर आपको हाउस बाय करना है, या फिर आपको अपनी कोई ड्रीम वैकेशन प्लान करनी है। तो हर एक पर्सन के फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, और हमें इन्हीं फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जिस टाइप का हमारा फाइनेंशियल गोल हो उसी टाइप की हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे अगर मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करूं, रिटायरमेंट तो जनरली 55-60 हमारे बहुत बाद में होगी, तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखनी चाहिए। और अगर मान लो आपको हाउस खरीदना है, अभी नियर टर्म में खरीदना है, 1-2 साल में खरीदना है, तो आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका गोल काफी पास है। और हर एक चीज के लिए अमाउंट भी अलग चाहिए होगा। जैसे चाइल्ड की एजुकेशन के लिए आपको अलग अमाउंट चाहिए होगा, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अलग अमाउंट चाहिए होगा। जैसे किसी चीज के लिए हो सकता है आपको 1 लाख में आपका काम हो जाए, किसी चीज के लिए हो सकता है आपको 1 करोड़ लगे। तो आपका गोल क्या है, उसके लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, और आपको कितने टाइम में वो गोल अचीव करना है, इन सब बातों पर आपकी डिपेंड करेगी कि आपको किस टाइप की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए। तो आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है वो कैसे डिफाइन होते हैं कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, और टाइमलाइन क्या है कि कितने टाइम बाद आपको वो पैसा चाहिए। और आपका फाइनेंशियल गोल अचीव कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। कि जो भी आपका फाइनेंशियल गोल्स है उससे रिलेटेड आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका फाइनेंशियल गोल अचीव हो सकता है। तो हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले तो हमें गोल डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है। हमें चाइल्ड की एजुकेशन के लिए चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए चाहिए, या किस काम के लिए हमें पैसा चाहिए। फिर हमारे मान लो मल्टीपल फाइनेंशियल गोल्स है। जैसे हमें चाइल्ड की एजुकेशन भी करानी है, घर भी खरीदना है,
हमें वैकेशन पर भी जाना है, तो सारे तो आपके एक साथ पूरे नहीं हो सकते। तो आपको इनकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मेरे लिए कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर कौन सा पहले करना ज़रूरी है, फिर कौन सा। हर एक गोल की हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें उस गोल के लिए कितना पैसा चाहिए और कितने टाइम बाद वो पैसा चाहिए, हमारा गोल कब अचीव करना है हमें, अमाउंट और टाइमलाइन ये असाइन करनी पड़ेगी हमें हर एक गोल के साथ। और उसके बाद जो भी हमारा गोल है, जो भी हमने अमाउंट और टाइमलाइन डिसाइड करी, उसके अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जो भी हमारे क्वेश्चन थे कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि हम फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें और फिर फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को करें, रैंडमली कहीं भी अपना पैसा ना लगा दे। इसके बाद आता है लाइफ इवेंट। अब तक जो हमने डिस्कस किया, जैसे चाइल्ड की एजुकेशन हो गई, रिटायरमेंट प्लान हो गई, मैरिज, हाउस बाय करना है या कोई वैकेशन पर जाना है, ये तो क्या हो गए हमारे डिजायरेबल इवेंट्स है जो कि हम करना चाहते हैं। लेकिन लाइफ में क्या होता है, कई बार जो चीज़ हम नहीं करना चाहते उसके लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कई बार हम बीमार हो जाते हैं और हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, या फिर मान लो हमारे घर में चोरी हो गई। इस टाइप के इवेंट्स को हम कहते हैं अनडिजायरेबल इवेंट्स। जो इवेंट हम करना चाहते हैं उन्हें तो कहेंगे डिजायरेबल इवेंट्स, जैसे चाइल्ड की एजुकेशन हो गई, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, मैरिज हो गया, हाउस बाय करना हो गया, वैकेशन हो गई। ये सब हमारे डिजायरेबल इवेंट्स के एग्जाम्पल हो गए। अनडिजायरेबल इवेंट्स क्या हो गए, जिन्हें हम नहीं करना चाहते, लेकिन लाइफ में चीज़ ऐसे हो जाती है कि उनके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या हो गए, जैसे हम बीमार पड़ गए, हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, हमारे घर में चोरी हो गई, या फिर हमारी डेथ ही हो गई, कि हमारी डेथ के बाद हमारे घर वालों को पैसा चाहिएगा, तो उसका अरेंजमेंट हम कैसे करें। तो जो आपके डिजायरेबल इवेंट्स होते हैं ना, उनको तो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू अचीव करते हो। आप अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करते हो और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हो। जो आपके अनडिजायरेबल इवेंट्स होते हैं उनके लिए आप क्या करते हो, आप एक इमरजेंसी कॉर्पस, जैसे कि पैसा इकट्ठा करके रखते हो, या फिर आप इंश्योरेंस बाय करते हो। डिजायरेबल इवेंट्स कैसे अचीव करोगे, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। और अनडिजायरेबल इवेंट्स के लिए क्या करोगे आप, या तो अपने पास इमरजेंसी कॉर्पस कुछ पैसा इकट्ठा करके रखोगे, या फिर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बाय करोगे, कि मान लो आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, इस टाइप के प्रोडक्ट्स। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इन्फ्लेशन। आपने सुना होगा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। इसी चीज को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई। और जनरल डेफिनेशन इसकी क्या है, जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कि जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा है, हमारी चीजों के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मान लो लास्ट ईयर मुझे अगर 50 लाख में मिल रहा था, पर आज उसकी कीमत 1 करोड़ हो गई है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि उसकी 2 करोड़ हो जाए। तो जो मेरा टाइम के साथ प्राइस बढ़ रहा है चीज़ों का, किसी भी चीज़ का, रियल एस्टेट का, या फिर चिल्ड्रन की एजुकेशन का, स्कूलों की फीस बढ़ रही है, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। कि जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा है, चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आपके पास जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर इरोड हो रही है। जैसे मान लो आप पहले 50 लाख में मान लो 3 BHK खरीद सकते थे, अब हो सकता है कि रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ गई है, तो आप 50 लाख में केवल 2 BHK ही खरीद पाओ। यानी कि जो भी आपके पास पैसा पड़ा है उसकी परचेजिंग पावर इरोड हो रही है, परचेजिंग पावर कम हो रही है। अब यहाँ पर हमें एक टेबल दी है, ये कहा है कि मान लो आज हमारे पास 10,000 रुपये है, 10,000 रुपीज हमारे पास है, और इन्फ्लेशन की रेट को मान लेते हैं कि 8% पर एनम, कि चीज़ों के दाम 8% पर एनम इस रेट से बढ़ रहे हैं। तो हमें 5 ईयर्स बाद कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, जो कि आज के 10,000 है, वो 5 साल बाद कितने के इक्विवेलेंट होंगे। ये कह रहा है कि ₹14,693। 10 साल बाद हमें 21,589। इस तरह से 20 ईयर्स 30 ईयर्स के बाद हमें और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, हमने बचपन में पढ़ा था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r⁴n। प्रिंसिपल आपका क्या है, ये 10,000 आज की डेट में जो आपके पास पैसा है। आर क्या है, आपकी इन्फ्लेशन रेट। और एन क्या है, टाइम पीरियड, जैसे कि 5 ईयर्स। तो 10,000 इंटू 1+ हमारी इन्फ्लेशन क्या थी, 8% थी, यानी कि रेट क्या हो गई 0.08, और टाइम क्या था 5 ईयर्स। तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा 14693। सिमिलरली 10 साल बाद फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा 21589 ये निकल के आएगा। तो इन्फ्लेशन क्या कह रही है कि हमें 10 साल बाद 21589 इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी चीजों को बाय करने के लिए, जो कि हम आज 10,000 रुपये में खरीद पा रहे हैं। 10,000 रुपये में मान लो मैं आज 2 पेयर ऑफ शूज खरीद पा रहा हूँ। इन्फ्लेशन कह रही है कि मुझे 10 साल बाद उन्हीं 2 जूतों को खरीदने के लिए 21589 इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी, अगर हम इन्फ्लेशन की रेट को 8% पर एनम मान लें। नाउ इन्वेस्टमेंट में पूल अप्रोच, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूल अप्रोच का मतलब क्या है कि आपने अपना जो भी आपका पैसा था, आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में कर दिया, स्टॉक्स में कर दिया, कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट कर दिया। फिर आपको जब भी जरूरत पड़ रही है, मान लो चाइल्ड की एजुकेशन करनी है,
तो आप उस इन्वेस्टमेंट में से कुछ पैसा निकाल लोगे। फिर आपको मान लो वैकेशन पर जाना है, तो आप उसी में से कुछ और पैसा निकाल लोगे। पूल अप्रोच क्या है कि आपने अपने सारे पैसों या इन्वेस्टमेंट का एक पूल बना लिया, और जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसमें से कुछ पैसा निकाल लेते हो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। यानी कि आपने स्पेसिफिक गोल के कोरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, बल्कि आपने एक टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो जब भी आपको जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंगली आप अपने पैसे को उसमें से निकाल लेते हो। लेकिन इस अप्रोच के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि हमें इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम के लिए करना है। हमने तो बस पूल करके छोड़ दिया। हमें नहीं पता कि हमें पैसों की जरूरत कब पड़ेगी। हम एडहोक बेसिस पर कर रहे हैं कि जब हमें जरूरत पड़ गई तब हम उसमें से निकाल लेंगे। सेकंड क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अगर मान लो मैं ये पूल कैश की फॉर्म में रख दूं, तो मेरा पैसा तो उतना पड़ा ही है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो मेरा जो पैसा है वो बढ़ नहीं रहा। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है कि हमारा मिसमैच ऑफ कैश फ्लोज है। जैसे कि मान लो मैंने कुछ पूल सेव किया था और मुझे लगता था कि ये पूल मेरा 10 साल के लिए चलेगा, लेकिन मुझे 15 साल बाद किसी चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो उस टाइम पर हो सकता है कि मेरे पास ये बचे ही ना, और उस टाइम पर मेरी कोई इनकम भी ना हो, या फिर उस टाइम पर जो मेरे एक्सपेंसेस है वो मेरी इनकम से हाइयर हो। तो इसलिए जो हमारा कंसेप्ट था कि फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को करो। जैसे कि अगर हमें रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करनी है, तो रिटायरमेंट हमारी काफी दूर है, तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान लो 30 ईयर्स दूर है, तो हमें 30 ईयर्स के हिसाब से अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ताकि जब हमें पैसे की जरूरत हो उस टाइम पर हमारे पास सफिशिएंट फंड हो। तो इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या है कि एक तो पूल अप्रोच है कि सारा पैसा एक जगह रख लो और फिर जब आपकी जरूरत है तब उसमें से कुछ पैसा निकाल लो, या फिर फाइनेंशियल गोल को डिफाइन कर दो और जो आपका टाइम पीरियड और अमाउंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को करो, ताकि हर एक फाइनेंशियल गोल के लिए जब भी रिक्वायरमेंट हो आपके पास कुछ पैसा रहे। और साथ में हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी हम लॉन्ग टर्म गोल्स को प्लान करें तो हमें इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इसको कंसिडर हमेशा करना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारे पास पैसा है उससे जो हम चीज़ें खरीद पा रहे हैं, हो सकता है कि 20-25 साल बाद उस पैसे से हम उतनी चीज़ें ना खरीद पाए। किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। तो जब भी हम प्लानिंग करें हमें इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब मान लो हमने हमारे फाइनेंशियल गोल सेट कर लिए कि हमें कितना अमाउंट और कितने टाइम बाद चाहिए। उस गोल को अचीव करने के लिए मार्केट में बहुत तरह के ऑप्शन होंगे, तो हम कैसे इवेल्युएट करें कि हमारे लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट सही रहेगी। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के लिए मेजर जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स। सेफ्टी का मतलब है कि आपने जो पैसा लगाया वो सेफ है या नहीं है। जैसे मान लो आपने 10,000 रुपीज लगाए, आप उससे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को 10% रिटर्न हर साल मिलेगा, लेकिन जहां पर रिटर्न है वहां पर रिस्क भी आएगा। तो ऐसा ना हो कि आपके 10,000 10% रिटर्न देने की बजाय उसी कैपिटल कम हो जाए, वो अब 5,000 ही रह जाए। तो इस फैक्टर को हम कहते हैं सेफ्टी, कि जो हमने 10,000 इन्वेस्ट किए वो कितने सेफ है। जनरली आपने सुना होगा हायर रिटर्न्स आर एसोसिएटेड विद हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब वही है कि आपकी कैपिटल भी इसमें खत्म हो सकती है। अगर सक्सेस हो गई तो आपको रिटर्न तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी स्कीम फेल हो गई तो आपकी कैपिटल भी हो सकता है चली जाए। जो आपने 10,000 रुपीज लगाए वो भी हो सकता है कि चले जाए। इसी चीज को हम कहते हैं सेफ्टी। सेकंड फैक्टर आता है लिक्विडिटी। मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी और आपको अभी 2 दिन में पैसों की जरूरत है, तो क्या आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचकर 2 दिन में पैसा इकट्ठा कर सकते हो? उस इन्वेस्टमेंट को बेचना कितना ईजी है। जैसे मान लो आपने स्टॉक्स में लगाया है, स्टॉक्स तो तुरंत आप मार्केट में बेच सकते हो और पैसा ले सकते हो। पर आपने अगर रियल एस्टेट में पैसा लगाया है तो उसको बेचने में तो टाइम लगेगा। पहले आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, फिर एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, तो आपको कम से कम भी 1 to 2 मंथ्स लग जाएंगे। तो लिक्विडिटी यही कहती है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको कैश में कन्वर्ट करना, यानी उसको बेच के पैसा निकालना कितना ईजी है। थर्ड आता है रिटर्न, कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की उससे आपको पीरियोडिक इनकम चाहिए, कि हर महीने मुझे कुछ कुछ मिलता रहे, मेरी रिटर्न मिलती रहे। या फिर मैं कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मान लो 1 साल 2 साल बाद जो भी मेरा पैसा ग्रोथ हो वो मुझे एक साथ मिले। तो जब भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है, आपका कैपिटल कितना सेफ है, वो लिक्विड कितनी है, और उससे रिटर्न आप किस टाइप की चाहते हो। आप पीरियोडिक रिटर्न चाहते हो या फिर लास्ट में एक लमसम कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हो। उसके अलावा जो और फैक्टर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के लिए, कि वो आपके लिए कन्वीनियंट कितना है, कितना इन्वेस्ट करना उसमें ईजी है, कितना उसको बेचना ईजी है। टिकट साइज क्या है? टिकट साइज का मतलब होता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मान लो आप केवल 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन जिस स्कीम में आप करना चाह रहे हो उसका हो सकता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही 1 लाख हो, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। तो टिकट साइज भी हर एक इन्वेस्टर के लिए वेरी करेगा।
हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर 1 लाख उसको इन्वेस्ट कर सके, हो सकता है कोई ना कर सके, तो टिकट साइज का भी आपको ध्यान रखना है। इनकम टैक्स, फिर जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं उनमें टैक्स अलग अलग होते हैं। टैक्स से आपका क्या होगा, जो भी आपको पैसा मिल रहा है उस पर आपको टैक्स देना है, तो आपकी फाइनल रिटर्न कम हो जाएगी। मान लो आपको 100 रुपए मिलने थे लेकिन उस पर 30% टैक्स लग गया, तो आपको टैक्स कटे 70 रुपए ही मिले। तो इनकम टैक्स उस इन्वेस्टमेंट में कैसा है, उस पर कितना टैक्स लगता है, वो सब भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर टैक्स डिडक्शंस, कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम ऐसी होती है कि उनमें इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स डिडक्शन मिलती है, यानी कि वो आपकी इनकम में से कट जाते हैं, उन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। जैसे कि आपने सुना होगा 80C, इसके अंदर कुछ चीज़ों में डिडक्शन है। जैसे कि आप 1.5 लाख तक म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो, तो उन पर आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगी, वो आपकी टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उन सब फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है किसी भी इन्वेस्टमेंट को करते हुए। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट असेट क्लासेस क्या होती हैं। असेट क्लास का मतलब क्या है, जैसे मैं अभी तक बात कर रहा था कि आप रियल एस्टेट में लगा सकते हो, स्टॉक्स में लगा सकते हो, बैंक में रख सकते हो, या फिर उससे गोल्ड खरीद सकते हो, सिल्वर खरीद सकते हो। तो ये सब आपकी क्या है, असेट क्लास है। जैसे जो आपके स्टॉक्स वगैरह हो गए वो किस में आते हैं, इक्विटी में, उनको हम कह देते हैं इक्विटी। इक्विटी के अंदर आपका क्या आ जाता है, जैसे आपके स्टॉक्स आ गए, बड़ी कंपनियां, मिड साइज कंपनियां, छोटी कंपनियां, अनलिस्टेड कंपनियां, फिर फॉरेन के स्टॉक्स हो गए, फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गए, फिर इसी तरह से आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, और इंडेक्स फंड्स भी होते हैं। ये सब आपके किसका पार्ट होते हैं, इक्विटी का। फिर रियल एस्टेट में आपका क्या आता है, जैसे आप कोई फिजिकल रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लो, या फिर आजकल आपके क्या आ गए, स्टॉक्स की तरह ही रियल एस्टेट के भी स्टॉक्स आ गए हैं। जैसे आप रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो भी रियल एस्टेट फिजिकल या फिर डिजिटल किसी में आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसको ब्रॉडर कैटेगरी क्या दे दी, रियल एस्टेट स्लैश इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आपकी थर्ड कैटेगरी क्या है, फिक्स्ड इनकम, जिसमें कि आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली, आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। उसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया बैंक के साथ, आप हर महीने कुछ पैसा बैंक में जमा कर रहे हो, आपने पीपीएफ में जमा कर दिया, सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर दिया। फिक्स्ड इनकम का यहाँ पर मतलब है कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर फिक्स रिटर्न मिलेगा, जैसे 8% हो गया, 10% हो गया। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो उस टाइम पर आपको बोल देंगे कि आपको हर साल 10% आपको रिटर्न मिलेगा। हो सकता है कि ये रिटर्न आपको पीरियोडिकली मिले, हो सकता है कि लास्ट में एक साथ लमसम मिले, पर आपकी इनकम फिक्स रहेगी। जो भी आपको इंडिकेट करेंगे कि इतने परसेंट आपको रिटर्न मिलेगा, वो फिक्स रहेगी। जैसे इक्विटी में आपका क्या है, अगर मार्केट चढ़ रही है तो आपको हो सकता है रिटर्न ज्यादा मिल जाए, गिर रही है तो हो सकता है आपको रिटर्न नेगेटिव में भी मिले। तो आपका रिटर्न यहाँ पर फिक्स नहीं है। लेकिन फिक्स इनकम में क्या होगा, आपका रिटर्न फिक्स होगा, कि आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज बोल देंगे कि इतना परसेंट मिलेगा। वो हो सकता है पीरियोडिकली मिले या फिर लास्ट में लमसम की फॉर्म में मिले, तो आपकी इनकम फिक्स हो जाती है। जैसे सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए योजना निकाल रखी है, फिर कंपनियां अपने डिपेंचर या फिर बॉन्ड्स इशू करती हैं, फिर डेब्ट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। इसके अलावा आपकी क्लास क्या आती है, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, कि दो या फिर उससे ज्यादा असेट्स क्लास का कॉम्बिनेशन। जैसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो क्या करेंगे, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स्ड इनकम इस टाइप के असेट क्लास में भी इन्वेस्ट करेंगे। मल्टी असेट, जो कि दो से ज्यादा में, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स्ड इनकम में भी इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो इस टाइप के फंड्स को हम क्या कह देते हैं, मल्टी असेट फंड। ये आपकी होती है मेजर क्लासेस। इसके अलावा आपकी असेट क्लास क्या होती है, कि आप इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हो। जैसे लोग रेयर कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं, आर्ट में इन्वेस्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि ये पेंटिंग इतने रुपए की बिक गई, तो हमारा क्या होगा, आर्ट हो गया। रेयर स्टैम्प्स, कुछ लोगों को कलेक्शन का शौक होता है कि रेयर चीजें हम अपने पास स्टोर करके रख लें। उन चीजों की भी अलग मार्केट होती है जहां पर वो बिकते हैं और उनमें भी अप्रिसिएशन आता है। तो ये हमारी अदर टाइप की असेट क्लासेस हो गई। नेक्स्ट आता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उस पर कुछ रिस्क भी होंगे। जैसे एक रिस्क हमने देखा था कि इन्फ्लेशन का रिस्क था। मान लो आपने किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट किया कि जो 4% आपको एनुअल रिटर्न दे रही है, पर इन्फ्लेशन मान लो 8% है, तो आपका एक्चुअल में पैसा कम ही हो रहा है। तो इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट आता है, आपकी रियल रेट ऑफ रिटर्न को इफेक्ट करता है। रियल रिटर्न क्या होती है, कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो रिटर्न आई। और नॉमिनल रिटर्न क्या होती है, कि आपकी बिना इन्फ्लेशन के, जैसे 4% थी, तो आपकी 4% वो रिटर्न हो गई, आपने उसमें 8% इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया। तो नॉमिनल रिटर्न क्या हो गई, रिटर्न विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। और रियल रिटर्न क्या हो गई, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो एक्चुअल रिटर्न मिली, वो आपकी रियल रिटर्न कहलाएगी। सेकंड आपका आता है इंटरेस्ट रेट। ये किस टाइप की इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क है, आपकी जो फिक्स्ड इनकम, जैसे मान लो 8%, 10%, या फिर कंपनी कुछ बॉन्ड्स इशू करती है, उस टाइप की इन्वेस्टमेंट के लिए
इंटरेस्ट रेट रिस्क है। इंटरेस्ट रेट चेंजेस डायरेक्टली इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ बॉन्ड्स स्लैश डेब्ट सिक्योरिटीज। डेब्ट सिक्योरिटीज में आपका क्या होता है कि आपको एक तो परसेंटेज बोल देंगे कि जैसे 8% इंटरेस्ट मिलेगा, पर डेब्ट बॉन्ड्स के भी जो प्राइसेस होते हैं, जैसे मान लो 1000 रुपीज का है, वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। हो सकता है कि वो 1010 हो जाए, हो सकता है 990 हो जाए। तो वो प्राइसेस अदर फैक्टर्स के साथ इंटरेस्ट रेट पर भी डिपेंड करते हैं, और इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट अप जाएगी तो बॉन्ड रेट डाउन जाएगा। जैसे कि मैं कह रहा था कि मान लो आपके बॉन्ड का रेट 1000 है, तो अगर इंटरेस्ट रेट अप जाएगी कि 8 से मान लो 8.5 हो गई, तो आपके बॉन्ड का प्राइस डाउन जाएगा, यानी कि 990 इस तरह से डाउनवर्ड जाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट डाउन जाती है तो आपके बॉन्ड का प्राइस की तरफ जाएगा। इसका सिंपल सा रीजन क्या है? डिमांड और सप्लाई। मान लो मार्केट में दो टाइप के बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, एक आपको 8% रिटर्न देता है, एक आपको 9% रिटर्न देता है। तो आप कौन सा बॉन्ड खरीदोगे? 9% वाला, यानी कि उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो उसका प्राइस अप जाएगा, और 8% वाले की डिमांड कम होगी, क्योंकि डिमांड कम है तो उसका प्राइस कम जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइसेस में इनवर्स रिलेशन होता है। थर्ड जो आपका रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क, जो कि हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लो आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, तो उसको बेचने में तो आपको टाइम लग जाएगा। तो इसी चीज को हम लिक्विडिटी कहते हैं, यानी कि जो आपने असेट खरीदी उसको बेचना इतना इजी नहीं है। सेट नॉट इजी टू सेल और पे चार्जेस फॉर सेलिंग इट अर्ली। जैसे मान लो आपने बैंक के साथ एक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया, फिक्स डिपॉजिट आपने लिया 1 ईयर का, तो आपका होगा क्या? 1 ईयर जब आपके पूरे हो जाएंगे तो आपको जो भी रिटर्न होगी उसके साथ आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपको 6 मंथ्स बाद ही पैसों की जरूरत पड़ गई, तो जब भी हम फिक्स डिपॉजिट को प्री मैच्योरली निकालते हैं तो हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यही है यहाँ पर पे चार्जेस फॉर सेलिंग इट अर्ली, कि हमने टाइम से पहले उस सेट को रिडीम कर लिया तो हमें कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है? रियल एस्टेट, जिनको बेचना इजी नहीं है, हमने फिक्स डिपॉजिट किया है और उसको प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हैं, तो हमें उस पर चार्जेस देने पड़ेंगे। ये आपके लिक्विडिटी रिस्क के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? मार्केट प्राइस। जैसे जो भी चीज में आपने इन्वेस्ट किया उसके दाम बढ़ते घटते रहेंगे। अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो उसके प्राइस हो सकता है अप भी जाए, हो सकता है डाउन भी जाए। आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो हर एक स्टॉक का प्राइस अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। तो इस टाइप के रिस्क को हम क्या कहते हैं? मार्केट स्लैश प्राइस रिस्क। अब इसके अंदर हमारी तीन मेजर कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है मार्केट वाइड, कि पूरी मार्केट में हर एक चीज के दाम कम हो रहे हैं। जैसे कि जब हमारा कोविड 19 आया था, तो आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट एकदम से गिर गई थी, सारी कंपनियों के शेयर ही काफी गिर गए थे। तो इस टाइप के रिस्क को हम कहते हैं मार्केट वाइड रिस्क, कि पूरी मार्केट में ये रिस्क है। सेकंड आपका होता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, कि आपकी किसी पर्टिकुलर कंपनी की सेल्स डाउन हो गई, वो अच्छे से रिवेन्यू नहीं कमा रही, तो क्या होगा? उस कंपनी का दाम कम होगा। यानी कि ये उस पर्टिकुलर कंपनी के स्पेसिफिक रिस्क हो गया। पूरी मार्केट में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन वो कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हो गया। थर्ड आपका क्या होता है? इंडस्ट्री या फिर सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। जैसे जब हमारी क्रिप्टो करेंसी आई थी, तो लोगों ने बैंक में पैसा कम रखना शुरू कर दिया था और क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा रखना शुरू कर दिया था, तो बैंकिंग सेक्टर पर ही ये रिस्क आ गया था। फिर मान लो फार्मा, किसी वजह से फार्मा सेक्टर की सेल्स कम हो गई हैं, तो इस टाइप को हम क्या कह देते हैं? इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, कि उस इंडस्ट्री में जो जो काम कर रहे हैं, जैसे जब बैंकिंग इंडस्ट्री पर आया था तो फिर एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, आईसीआईसी हो, कोई भी हो, सब पर एक साथ इंपैक्ट आता है। तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। लास्ट जो आपका आता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब है डिफॉल्ट ऑन बॉन्ड पेमेंट्स। मान लो आपने कोई बॉन्ड खरीदा जिसने आपको बोला था कि वो आपको हर साल 8% का रिटर्न देगा, तो जब आपका 1 साल पूरा हो गया और उसको 8% आपको पे करना था, तो वो बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें ये 8% पे नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिफॉल्ट। ये आपने मार्केट में कई बार सुना भी होगा कि ये कंपनी दिवालिया हो गई। वो कंपनी जो भी उसके प्रोमिस थे कि हम इतना रिटर्न देंगे, वो पूरा नहीं कर पा रही, तो उसको हम कह देते हैं डिफॉल्ट। कि उसे पेमेंट करनी थी लेकिन वो अब पेमेंट करने से मना कर रहा है। रीजन कुछ भी हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं है, या फिर किसी भी वजह से, पर वो टाइम पर अगर अपनी पेमेंट को नहीं कर रहा तो उसको हम कहेंगे डिफॉल्ट। और इसके लिए जनरली क्या रहता है? आपने सुना होगा कि ये बॉन्ड ट्रिपल ए रेटेड है, ये बॉन्ड डबल ए रेटेड है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं, वो हर एक टाइप के बॉन्ड को एक रेटिंग असाइन करती है। तो जब भी आप कोई बॉन्ड बाय करने जाओ तो हमेशा उसकी क्रेडिट रेटिंग को एक बार जरूर देख लो। तो हमारे इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या क्या है? एक तो हो गया इन्फ्लेशन, कि हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है, हमारी रियल रिटर्न कम आ रही है। सेकंड हो गया इंटरेस्ट रेट, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो हमारे बॉन्ड के प्राइसेस डाउन जाएंगे। थर्ड हो गया लिक्विडिटी रिस्क, कि हमने इन्वेस्टमेंट किया पर हमें जब पैसे की जरूरत है तो हम उसको बेच नहीं पा रहे। फोर्थ हो गया मार्केट रिस्क,
कि हमारे जो भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट किया उसका प्राइस अप डाउन हो रहा है, मार्केट का आउटलुक उसके प्रति चेंज हो रहा है। फिफ्थ हो गया आपका क्रेडिट रिस्क, कि जो हमें रिटर्न प्रॉमिस किए थे, जो हमें बोला था कि हर साल हमें पैसा देगा, जब पैसे देने की बारी आई तो वो हमें मना कर रहा है, डिफॉल्ट ऑन बॉन्ड पेमेंट्स। अब जो हमने रिस्क डिस्कस किए, हम उनको कैसे मैनेज करें कि हम उन रिस्क से ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो वन नीड्स टू मैनेज द रिस्क दैट वन इज टेकिंग। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है। एक स्ट्रेटेजी होती है कि अवॉइड कर दो, आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही आप उसमें इन्वेस्ट ना ही करो। जैसे बहुत से लोग हैं उनको क्रिप्टो करेंसी समझ में नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करते। सेकंड क्या है, मान लो आपको लगता है कि ये चीज़ अभी नियर फ्यूचर में होने वाली है। जैसे मान लो आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स आपकी डाउन होने वाली है, तो इंटरेस्ट रेट डाउन होगी तो क्या होगा, आपके बॉन्ड्स के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो आप क्या करो, बॉन्ड्स खरीद लो, ताकि जब उनके प्राइस हाई जाएं तो आपको बेनिफिट हो। तो हमें क्या करना है कि जो भी सम इवेंट डेवलपमेंट, जो भी नियर फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट होने वाली है जिसके हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, उसके अकॉर्डिंग कोई पोजीशन ले लें ताकि हम उससे बेनिफिट कर सकें। लेकिन ये हमें कोई गारंटी नहीं देता, हो सकता है कि जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो जाए, तो उस केस में हमें लॉस भी हो सकता है। थर्ड जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वो होती है डाइवर्सिफाई, कि आप किसी एक पर्टिकुलर असेट क्लास में इन्वेस्ट ना करके मल्टीपल असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करो। इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई अक्रॉस वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस टू स्प्रेड द रिस्क ऑफ लॉस। क्योंकि जनरली क्या होता है, सारी चीजें एक साथ डाउन नहीं जाती। अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे, जैसे थोड़ा पैसा इक्विटी में लगा दिया, थोड़ा रियल एस्टेट में लगा दिया, थोड़ा आपने गोल्ड में लगा दिया, थोड़ा सिल्वर में लगा दिया, थोड़ा आपने हाइब्रिड टाइप के म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, इस तरह से जब आप डाइवर्सिफाई करोगे तो आपका रिस्क स्प्रेड हो जाएगा और आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बिहेवियरल बायसेस इन इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टर क्या है, एक पर्सन ही है, उसके कुछ इमोशन होते हैं और वो किसी चीज को लेके बायस्ड होता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि हमें कभी भी इन्वेस्ट करना हो तो हमें पूरे डेटा को स्टडी करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक पर्सन ही होते हैं, हम और आप जैसे लोग ही होते हैं, तो हमारे कुछ इमोशन होते हैं और हमारे कुछ बायस होते हैं। जैसे मान लो मैं कुछ टाइम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मैं आगे भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, जबकि हो सकता है कि फ्यूचर में रियल एस्टेट ज्यादा रिटर्न दे दे। तो इसी चीज को हम कहते हैं इरेशनल बिहेवियर टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ मनी, कि हम डेटा पर ना जाकर हमारे इमोशन और जो भी हमारे बायस है उसके बेसिस पर अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए कि हम बायस होकर अपनी इन्वेस्टमेंट को ना करें, हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इस टाइप के प्रोफेशनल की हेल्प लेकर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि बिहेवियरल बायसेस होते क्या क्या है। पहला बिहेवियरल बायस है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका मीनिंग है कि आप पास्ट एग्जांपल या एक्सपीरियंसेस, मान लो आपने पहले स्टॉक मार्केट में काफी पैसा गवाया था, मे बी आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हो गई थी या कुछ भी हो गया था, आपने स्टॉक मार्केट में पैसा गवाया था, तो आप अपने दिमाग में क्या बिठा लोगे कि स्टॉक मार्केट तो एक बेकार इन्वेस्टमेंट है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। जबकि हो सकता है कि अगर प्रॉपर रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट किया जाए तो हम उससे कुछ अच्छा रिटर्न भी कमा सके। तो इस चीज को हम कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, कि हमारे पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हो, अच्छे रहे हो चाहे बुरे रहे हो, वो हमने अपने दिमाग में बिठा लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते हैं, ना कि हम रिसर्च करके। हम रिसर्च नहीं करते, बस अपने पास्ट एग्जाम्पल एक्सपीरियंस के बेस पर ही डिसीजन लेते हैं। सेकंड आता है आपका कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि आपने पहले से ही चीज को डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये करना है, और उसके बाद आपको उसको सपोर्ट करने के लिए डेटा ढूंढते हो। जैसे मान लो आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो इस पर्टिकुलर जगह पर घर खरीदना है, तो आप किस तरह का एग्जांपल देखोगे, कि मेरा वो दोस्त कह रहा था कि उसने भी वहां पर घर लिया है, और तीसरा कोई पर्सन कह रहा था कि वहां पर दाम बढ़ने वाले हैं। यानी कि आपने डिसाइड पहले ही कर लिया था कि मुझे वहां पर घर लेना है, और फिर कि मेरा डिसीजन सही है, उससे रिलेटेड डेटा आप देखना शुरू कर देते हो। जबकि उसके अगेंस्ट कोई भी फैक्टर होगा, जैसे मान लो एक पर्सन कह रहा है कि वहां पर घर ना लो, उसको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि आप मन में पहले से ही डिसाइड कर चुके हो। तो इसको हम कहते हैं कंफर्मेशन बायस, कि हम डिसाइड कर चुके हैं, बस जो उसके सपोर्ट में डेटा है हम केवल उसको ही देखते हैं। थर्ड आता है फेमिलियरिटी बायस, कि आपको मान लो दो तीन असेट क्लासेस की नॉलेज है, जैसे मान लो आपको रियल एस्टेट की नॉलेज है, आपको स्टॉक्स की नॉलेज है, और मार्केट में एक नई चीज आ जाती है, जैसे मान लो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ गई। आप उसको स्टडी करने की बजाय जो आपको पहले से नॉलेज है आप उसी पर फोकस करते हो, कि मुझे तो इसी चीज की नॉलेज है, मैं इसी में ही इन्वेस्ट करूंगा। जो भी नई चीज आ रही है आप उसको सीधा सीधा इग्नोर कर देते हो। इस चीज को कहते हैं फेमिलियरिटी बायस। इससे आपका क्या होता है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन कम होता है। आपके पास एक न्यू एसेट क्लास आ रही थी जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते थे, उसको अच्छे से स्टडी करके
तो अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते थे, लेकिन आप फैमिलियरिटी बायस पर अटक गए तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कंसंट्रेटेड रह जाएगा। हर्ड मेंटेलिटी, भेड़ चाल, कि दुनिया ये कर रही है तो मैं भी यही करूंगा। मेरे सारे दोस्त तो स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो मैं भी स्टॉक्स में ही पैसा लगाऊंगा। इसको कहते हैं हर्ड मेंटेलिटी, कि दूसरे जो कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा। फिफ्थ आता है आपका लॉस अवर्जन। इसका मीनिंग क्या है कि पीपल जनरली प्रीफर अवॉइडिंग लॉसेस। अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, एक ऑप्शन क्या है कि भाई आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि 5,000 लूज कर जाए या हो सकता है कि 5,000 गेन कर जाए। दोनों ही पॉसिबिलिटी है। दूसरा आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है, आपका पैसा डूबेगा नहीं लेकिन आपको रिटर्न केवल 1,000 का मिलेगा। तो पीपल जनरली सेकंड ऑप्शन को प्रीफर करते हैं, कि वो लॉस को अवॉइड करना प्रीफर करते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है कि कोई लॉस नहीं है, रिटर्न कम है हमारे लेकिन कोई लॉस नहीं है। तो हम क्या प्रीफर करेंगे कि हम 5,000 को लूज ना करें, भले ही हम उसके लिए 5,000 का गेन इग्नोर कर रहे हो। सिक्स्थ आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। इसका मीनिंग क्या है कि मैं ही दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ, बाकी जो भी मुझे सलाह दे रहे हैं उनसे ज्यादा नॉलेज मुझे है। ये ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है कि आपने पास्ट में अच्छा रिटर्न कमाया हो जिसकी वजह से आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस कई बार उल्टा पड़ जाता है। तो हमेशा हमें जो भी करंट डेटा है उसके बेसिस पर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर। सेवंथ आपका आता है रिसेंसी बायस। इसका मीनिंग है इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट इवेंट्स। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर आपने कोविड के बाद से देखा होगा, स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से भाग रही है, तो सारी दुनिया ही स्टॉक मार्केट में पैसा अपना इन्वेस्ट किए जा रही है। या फिर मान लो रिसेंट में आपके 2 दिन आईपीओ लग गए, तो आप आईपीओ में ही पैसा लगाए जा रहे हो बिना उस पर्टिकुलर आईपीओ को स्टडी किए। तो जो भी रिसेंट इवेंट हुए उसके बेसिस पर जो आप डिसीजन लेते हो उसको कहते हैं हम रिसेंसी बायस। तो हमारे बिहेवियरल बायस क्या क्या थे? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, कि हमारे साथ जो पास्ट एक्सपीरियंस हुए उसके बेस पर डिसीजन लेना। कंफर्मेशन बायस, कि हम पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं, बस उसको सपोर्ट करने के लिए डेटा ढूंढ रहे हैं। फेमिलियरिटी बायस, कि हमें 2-3 चीज़ों की नॉलेज है, बस हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। कोई नई चीज़ आती है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। हर्ड मेंटेलिटी, दुनिया जो कर रही है वो मैं भी करूंगा। लॉस अवर्जन, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, भले ही मुझे गेन ज़्यादा ना मिले, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे पास ही सबसे ज़्यादा नॉलेज है, मैं बाकी दुनिया से ज़्यादा बेटर हूँ। रिसेंसी बायस, कि रिसेंट में जो इवेंट हुए हो उसके बेस पर मैं डिसीजन लूंगा, ना कि मेरे पास जो डेटा है उसको स्टडी करके मैं केवल रिसेंट इवेंट जो हुए उसके बेस पर डिसीजन लूंगा। अब इसके बाद आता है रिस्क प्रोफाइलिंग। मान लो आप एक प्रोफेशनल हो, आप अपने क्लाइंट को कुछ इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करनी है, तो वो किस बेसिस पर सजेस्ट करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि वो इन्वेस्टर कितना रिस्क ले सकता है। अगर मान लो उस इन्वेस्टर की रिस्क सहने की कैपेसिटी 1 लाख की है और आप उसे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट दे रहे हो जिसमें कि 10 लाख का लॉस हो सकता है, तो उतना तो उसको रिस्क सहने की क्षमता ही नहीं है। तो आपको उसे उस टाइप की इन्वेस्टमेंट सजेस्ट नहीं करनी चाहिए। डू नॉट रिकमेंड स्कीम्स दैट आर बियॉन्ड द इन्वेस्टर रिस्क हैंडलिंग कैपेसिटी। जितना वो रिस्क हैंडल कर सकता है उसमें जो उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपको वही सजेस्ट करनी है। अब इन्वेस्टर के रिस्क को इवेल्युएट कैसे करें? उसके लिए 3 चीज़ों को आप इवेल्युएट कर सकते हो कि उसे रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है। उसे अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करने होंगे, उसके लिए रिस्क ले रहा है या फिर ऐसे ले रहा है। कि हो सकता है कि उसे नियर टर्म में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और ज़्यादा पैसे कब आएँगे जब उसे हायर रिटर्न मिलेगी, इसके लिए वो रिस्क ले रहा है। तो इन्वेस्टर की नीड क्या है रिस्क लेने की? सेकंड आता है एबिलिटी। इन्वेस्टर रिस्क लेना तो चाहता है और उसकी इतनी एबिलिटी है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो उस रिस्क को ले पाए, और उसका टाइम होराइजन इतना है। जैसे मान लो आप उसे एक इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करना चाहते हो जो कि 10 ईयर्स में उसे अच्छा रिटर्न देगी, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड तो 3 ही है, उसका जो टाइम होराइजन है वो 3 ही साल का है। तो इन्वेस्टर की एबिलिटी है रिस्क लेने की। थर्ड है विलिंगनेस। कई बार हमें नीड भी होती है और हमारे पास फाइनेंशियल भी होती है, लेकिन जब लॉस होने लगता है तो हमारे दिमाग में वो घूमता रहता है कि हमें लॉस हो गया और हम परेशान होना शुरू कर देते हैं। तो क्या इन्वेस्टर के पास साइकोलॉजिकल कैपेसिटी है रिस्क हैंडल करने की, कि अगर उसे मान लो लॉस हो भी रहा है तो वो उसे सह सकता है, फाइनेंशियल ही नहीं मेंटली भी। इस चीज को हम कहते हैं विलिंगनेस। पहला, इन्वेस्ट को रिस्क लेना क्यों है, द नीड टू टेक रिस्क। सेकंड आता है एबिलिटी, कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और टाइम होराइजन ऐसा है कि वो रिस्क ले सके। थर्ड आता है विलिंगनेस टू टेक रिस्क, कि उसमें इतनी मेंटल कैपेसिटी है कि वो रिस्क को सह पाए। अब हमारा कंसेप्ट आता है असेट अलोकेशन का। हमने डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस डिस्कस की थी, अब हमें उसमें किसमें कितना पैसा लगाना है उसको कहते हैं असेट अलोकेशन। कि जो हमारे पास मनी है, प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग मनी अक्रॉस वेरियस असेट कैटेगरीज टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव।
हमने कोई फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर लिया, उसका टाइम होराइजन डिसाइड कर लिया, हमने अमाउंट भी डिसाइड कर लिया कि हम इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट करेंगे कहाँ? जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस थी वहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो जो हमारा प्रोसेस है मनी को अलोकेट करने का अक्रॉस वेरियस असेट कैटेगरीज, उसी को हम असेट अलोकेशन कहते हैं। जनरली हम सब ने क्या किया होता है, अपनी मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होता है। थोड़ा सा हो सकता है स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो, थोड़ा हो सकता है कोई छोटा मोटा रियल एस्टेट ले रखा हो, थोड़ा हो सकता है बैंक में रख रखा हो। हम सभी ने ही मनी को अलोकेट कर रखा होता है वेरियस असेट कैटेगरीज में। लेकिन जनरली उसके पीछे हमारा कोई एम नहीं होता, बस हमने कर रखा है, हमारा कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है कि हमने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए किया है, ये हमने रिटायरमेंट के लिए किया है। हम काइंड ऑफ पूल अप्रोच फॉलो करते हैं कि हमने बस इन्वेस्ट कर दिया, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लेंगे। तो यानी कि मोस्ट इन्वेस्ट ने क्या किया होता है, अपनी मनी को अलग अलग असेट में इन्वेस्ट तो किया होता है, लेकिन उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता। जनरली असेट अलोकेशन की दो मेजर स्ट्रेटेजी होती हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक, सेकंड है टैक्टिकल या फिर डायनामिक। स्ट्रेटेजिक असेट अलोकेशन में क्या होता है, टारगेट अलोकेशन अक्रॉस वेरियस असेट कैटेगरीज, फिक्स्ड परसेंटेज टारगेट अक्रॉस वेरियस असेट्स। फॉर एग्जांपल 60% इक्विटी, 40% डेप्ट। इसमें आप क्या करते हो, आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इतना परसेंट पैसा एक पर्टिकुलर असेट कैटेगरी में लगाना है, इतने परसेंट पैसा दूसरी पर्टिकुलर कैटेगरी में लगाना है, इतने परसेंट थर्ड में और रिमेनिंग फोर्थ में। यानी कि आप डिफरेंट असेट क्लासेस को अपनी जितनी भी मनी इन्वेस्ट करनी है उसका परसेंटेज अलोकेट कर देते हो कि मैं 60% तो इक्विटी में लगाऊंगा, 40% डेप्ट में लगाऊंगा। मैं जितना भी अमाउंट लगाऊंगा उसमें से 60% में इक्विटी में ही लगाऊंगा और 40% में डेप्ट में ही लगाऊंगा। और इस परसेंटेज को आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन करके चलते हो। सेकंड आपका आता है प्रैक्टिकल स्लैश डायनामिक। इसमें आप क्या करते हो कि जो भी आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जैसे मान लो कभी लगता है कि स्टॉक मार्केट अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में, उसमें पैसा ज्यादा बढ़ा देते हो। कभी लगता है रियल एस्टेट अच्छा कर सकता है तो उसमें पैसा ज्यादा बढ़ा देते हो। इसमें कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होती, आप डायनेमिकली चेंज करते हो अपनी एलोकेशन को बिटवीन द असेट कैटेगरीज टू टेक एडवांटेज फ्रॉम मार्केट अपॉर्चुनिटी। कि जहां पर भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है मैं वहां पर अपना ज्यादा पैसा लगा दूंगा। जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग में 60% इक्विटी में लगाया, 40% डेट में लगाया, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको लगा कि इक्विटी मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव है, वहां से मुझे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है, तो आप क्या करोगे, इसका पोर्शन बढ़ा दोगे। आप अपने पोर्टफोलियो में 60% इक्विटी कर दोगे और डेट फिर क्या रह जाएगा 35%, या फिर 70% इक्विटी कर दोगे, डेट कितना रह जाएगा 30%। इसमें कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, आपको जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है अकॉर्डिंगली अपने पैसे को अलोकेट कर रहे हो। नाउ कंसेप्ट आता है रीबैलेंसिंग का। आपने मान लो डिफरेंट असेट क्लासेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, फिर थोड़े टाइम बाद आप मॉनिटर करोगे कि किसी से मुझे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, किसी से नहीं आ रहा, या फिर मार्केट का व्यू अब चेंज हो गया है, ये वाले असेट क्लास ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, जो भी आपने असेट एलोकेशन किया है उसको मॉडिफाई करते हो। इस चीज को हम कहते हैं रीबैलेंसिंग। कि हमने जो अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, जो भी असेट एलोकेट कर रखी है, उसको टाइमली रिव्यू करके रीबैलेंस करना। किसी से पैसा निकालना, किसी में पैसा इन्वेस्ट करना। हमने दो स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, एक स्ट्रेटेजिक, एक डायनेमिक। डायनेमिक में तो क्या था, हम कभी भी उसको रिबैलेंस कर सकते थे। स्ट्रेटेजिक में क्या होता है, हमने पहले से फिक्स परसेंटेज दे रखा होता है। अब मान लो हमने 60% इक्विटी में लगाया था और 40% डेट में लगाया था। अब दोनों कुछ ग्रो भी करेंगी, हो सकता है कि इक्विटी वाली ज्यादा ग्रो कर जाए। उससे हमारा क्या होगा, हमारे रेशो चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लो पहले हमारा रेशो क्या था, 60-40, 60% इक्विटी में था, 40% डेट में था। हमारी इक्विटी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर गई, हमें उसमें ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और डेप्ट हमारी ज्यादा ग्रो नहीं करी। तो ओवरऑल जब हमारा पैसा देखें, वो अब हमारा रेशो हो गया 65:35। यानी कि हमारा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 65 हो चुका है और डेट में 35 ही रह गया। लेकिन स्ट्रेटेजी में क्या होता है, हमें फिक्स रखना है, 60-40 पर ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्विटी जो बढ़ गया है उसमें से कुछ पैसा निकालेंगे और डेप्ट में डाल देंगे। तो हमें एक असेट को सेल करना पड़ेगा और दूसरी में बाय करना पड़ेगा, ताकि हमारा रेशो एडजस्ट हो जाए 60-40 पर वापस से। और डायनामिक में क्या होता है कि जो भी हम अपॉर्चुनिटी दिख रही है अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। सेकंड रीबैलेंसिंग का रीजन क्या हो सकता है कि मान लो पहले तो इन्वेस्टर काफी रिस्क ले सकता था, पर अब बोलता है कि मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो हमें जो भी उसकी हाई रिस्क असेट थी उससे पैसा निकाल के लो रिस्क असेट उसमें अलोकेट करना होगा। तो अगर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट चेंज हो गया है तो भी हमें पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ सकता है। और जो रीबैलेंसिंग है वो दोनों ही स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल असेट एलोकेशन, दोनों ही टाइप के असेट एलोकेशन में रिक्वायर्ड होती है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक आता है कि हमें इन्वेस्टमेंट खुद से करनी चाहिए या फिर प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। इसके लिए हमारा आंसर तीन क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है। कैन आई डू द जॉब माई सेल्फ,
क्या मेरे पास वो रेलिवेंट स्किल्स हैं कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को सही से कर सकूं। सेकंड आता है डू आई वांट टू डू इट। अब जो भी इन्वेस्टमेंट का काम है उसके लिए हमें काफ़ी डेटा स्टडी करना पड़ेगा। डेटा स्टडी करने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं कर तो सकता हूँ, मेरे पास रेलिवेंट स्किल है, लेकिन क्या मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ? डू आई वांट टू डू इट। थर्ड आता है कैन आई अफोर्ड टू आउटसोर्स। क्या मैं प्रोफेशनल सर्विस को अफोर्ड कर सकता हूँ? ऑब्वियसली अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हो तो वो कोई फीस चार्ज करेगा। जैसे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उसकी हेल्प ले रहे हो तो ऑब्वियसली कोई फीस चार्ज करेगा प्रोफेशनल सर्विस देने की। तो क्या मैं एक्स्ट्रा फीस को अफोर्ड कर सकता हूँ? इन्हीं के बेसिस पर आपको डिसीजन लेना होता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट खुद करनी चाहिए या फिर प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। तो जनरली क्या होता है, इन्वेस्टर के पास रेलिवेंट स्किल्स तो होता ही नहीं, ना ही उनके पास इतना टाइम होता है। तो वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और उनका रोल क्या है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में। लेकिन उससे पहले ये जो हमने अब तक डिस्कस किया, इसके रिलेटेड जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमारे चैप्टर 1 के एमसीक्यूज बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम एक बार उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच कैन आल्सो बी परचेज फॉर कंजप्शन पर्पजेज अपार्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। ऑप्शंस क्या है, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। अगर हम देखें रियल एस्टेट में क्या होता है, हमने कोई घर खरीदा तो उसमें हम खुद भी रह सकते हैं, तो हम इसको कंजप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है, रियल एस्टेट। सेकंड क्वेश्चन है द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ए इन्फ्लेशन, बी असेट एलोकेशन, सी कंपाउंड इंटरेस्ट, डी डाइवर्सिफिकेशन। तो ये हमने पढ़ा था कि ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, तो इसका आंसर क्या है हमारा, इन्फ्लेशन। थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज रियल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। सेकंड ऑप्शन है रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर टैक्सेस। थर्ड है रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग द रिस्क। और फोर्थ क्या है, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। तो ये हमारा राइट आंसर है, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। हमारी रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या थी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न। और अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करें तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्राइसेस ऑफ एग्जिस्टिंग बोर्ड इंक्रीज, फ्लक्चुएट, डिक्रीज, रिमेन सेम। हमने पढ़ा था इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइसेस में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी तो हमारे बॉन्ड के प्राइसेस डिक्रीज होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, डिक्रीजेस। फिफ्थ क्वेश्चन है सिलेक्ट द वन दैट इज नॉट ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। हमने 5 टाइप के इन्वेस्टमेंट रिस्क देखे थे। तो ऑप्शन ए क्या है, साइबर रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क। हमने ये भी देखा था इन्फ्लेशन रिस्क भी, मार्केट रिस्क भी देखा था जैसे कोविड-19 के टाइम पर आया था, क्रेडिट रिस्क भी देखा था कि डिफॉल्ट ऑन पेमेंट्स। पर साइबर रिस्क हमारा रिस्क नहीं था। इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो साइबर रिस्क हमारा रिस्क नहीं है। तो करेक्ट आंसर है साइबर रिस्क। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच इज नॉट ए फैक्टर टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, रीचेबिलिटी, सेफ्टी, लिक्विडिटी। हमने इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के लिए सारे फैक्टर देखे थे। उसमें हमारा सेफ्टी था कि हमारी कैपिटल सेफ रहेगी या नहीं रहेगी, लिक्विडिटी था कि हम असेट को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, हमारा रिटर्न था कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा। पर रीचेबिलिटी हमारा फैक्टर नहीं था। तो करेक्ट आंसर इसके लिए क्या है, रीचेबिलिटी। सेवंथ क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज ट्रू फॉर लॉस अवर्जन, एबिलिटी टू टेक रिस्क, एबिलिटी टू बियर लॉस, टेंडेंसी टू प्रीफेयर अवॉइडिंग लॉसेस, या फिर टेंडेंसी टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट। तो हमने देखा था लॉस अवर्जन क्या है कि इन्वेस्टर जनरली लॉस को अवॉइड करना प्रीफर करते हैं। उन्हें भले ही गेन हो रहा हो लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, वो लॉस को अवॉइड करना प्रीफर करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, टेंडेंसी टू प्रीफर अवॉइडिंग लॉसेस। एट्थ क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज असेट अलोकेशन, कीपिंग सिक्योरिटीज इन प्रॉपर प्लेस, allocating available money in equity, allocating right proportion of funds to equity, debt and other securities, none of the above। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, allocating right proportion of funds to equity, debt and other securities। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट टाइप्स ऑफ असेट एलोकेशन, स्ट्रेटेजिक एंड टेक्टिकल, रिसेंसी एंड फैमिलियरिटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड कंसंट्रेटेड, इक्विटी एंड डेट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, स्ट्रेटेजिक एंड टेक्टिकल। टेंथ क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट एन असेट क्लास, रियल एस्टेट, इक्विटी, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड। रियल एस्टेट हमारी असेट क्लास थी, इक्विटी भी थी, कमोडिटीज भी थी, गोल्ड सिल्वर ये सब भी था। म्यूचुअल फंड क्या है हमारा, म्यूचुअल फंड के थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट असेट्स में, लेकिन ये अपने आप में एक असेट क्लास नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, म्यूचुअल फंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज डाइवर्सिफिकेशन? इन्वेस्टिंग अक्रॉस वेरियस असेट क्लासेस टू स्प्रेड द रिस्क ऑफ लॉस, टू डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन पीरियोडिक मैनर, इन्वेस्टिंग इन सेक्टर फंड्स टू डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट स्टाइल टू रिड्यूस इन्फ्लेशन रिस्क। तो डाइवर्सिफिकेशन से हमारा क्या होता है, रिस्क स्प्रेड होता है। हम अलग अलग सेट क्लासेस में पैसा लगाते हैं ताकि हमारा रिस्क स्प्रेड हो जाए। करेक्ट ऑप्शन क्या है, इन्वेस्टिंग अक्रॉस वेरियस असेट क्लासेस टू स्प्रेड द रिस्क ऑफ लॉस। इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क एपेटाइट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नीड टू टेक रिस्क, द एबिलिटी टू टेक रिस्क, द विलिंगनेस टू टेक रिस्क, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमने देखा था कि हमें तीनों को ही इवेल्युएट करना पड़ता है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल जनरली इन्वेस्ट इन मल्टीपल असेट क्लासेस विदाउट प्रोफेशनल हेल्प, बट द डिसएडवांटेज इज दैट, कि लोगों ने अपना पैसा अलग अलग असेट क्लासेस में डाल रखा होता है बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के, लेकिन उसकी डिसएडवांटेज क्या है, देयर रिटर्न्स आर लो, इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट अलाइड विद देयर फाइनेंशियल गोल्स, दे इन्वेस्ट इन रिस्की एसेट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमने देखा था कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग नहीं डालते, तो यही इसका डिसएडवांटेज है, इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट अलाइंड विद देयर फाइनेंशियल गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन पूल सेविंग अप्रोच? वन, टाइम होराइजन फॉर इन्वेस्टमेंट इज नॉट नोन, डिफॉल्ट रिस्क, रिस्की पोर्टफोलियो, लो रिटर्न्स। हमने डिस्कस किया था कि पूल अप्रोच में क्या करते हैं कि सारा पैसा हमने कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा है, जब हमें जरूरत पड़ी है तब उसमें से पैसा निकाल दे रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या कंसिडर नहीं हो रहा कि हमें पैसे की जरूरत कब पड़ने वाली है। तो टाइम होराइजन फॉर इन्वेस्टमेंट इज नॉट नोन, ये हमारी पूल अप्रोच की डिसएडवांटेज है। आफ्टर 20 years, how much money is required to buy the goods you can buy with 10,000 today if inflation is assumed at 8% per annum? आज की डेट में जो हम 10,000 रुपीज से चीजें खरीद पा रहे हैं, हमें 20 ईयर्स बाद उन्हीं सेम चीजों को खरीदने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी अगर हम इन्फ्लेशन को 8% पर एनम मान ले। तो इसके लिए हमारा क्या था, फॉर्मूला था, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁻⁴ n। पी हमारा कितना है 10,000, आर हमारी क्या हो गई 8% यानी कि 0.08, और एन हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड इन ईयर्स 20 ईयर्स। तो जब हम इस फॉर्मूले को निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 46610। अब आप बोलोगे कि मैं इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कैसे करूं, क्या कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में? हाँ, कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप ले जा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है, वहां पर आपको नीचे एक्सेल दिया होता है, तो सेम चीज को आप एक्सेल में भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, एक्सेल ओपन करना है और किसी भी सेल पर जाना है और वहां पर इक्वल टू लगाकर अपनी इक्वेशन को लिख देना है। जैसे 10,000 इंटू ब्रैकेट में 1 + 0.08 ब्रैकेट बंद रेज टू पावर 20, मुझे ये निकालना था, तो मैंने सिंपली इक्वल टू लगाकर अपनी इक्वेशन को लिख दिया और एंटर मारूंगा, तो मुझे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 46609.57, जिसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो क्या आएगा 46610, और यही मेरा आंसर था। तो आपको कैलकुलेटर ले जाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर टेस्ट हो रहा होगा वहीं पर आप एक्सेल खोलकर उसमें सेम चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है। विच डज नॉट ऑफर इनकम ऑन ए रेगुलर बेसिस? और ऑप्शन क्या है, रियल एस्टेट, फिजिकल गोल्ड, स्टॉक्स, या फिर डिबेंचर्स। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पर इनकम नहीं मिलती, रियल एस्टेट, फिजिकल गोल्ड, स्टॉक, या फिर डिबेंचर्स? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि जो भी हमने डिस्कस किया आपको वो अच्छे से समझ आया होगा। आपके अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, मैं अपनी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशंस हो जिससे कि हम हमारी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।